देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 10 बजे की सबसे बड़ी महाकवरेज के साथ हम हाजिर हैं। जीएसटी पर एक खास पैनल हमारे साथ हाजिर है क्योंकि आज जीएसटी की बहुत बड़ी सौगात लागू होने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम खबर उत्तराखंड के काशीपुर से, वो आप तक पहुंचा दे। कल दरअसल रात को अचानक हालात बिगड़ गए जब अली खान इलाके में बिना इजाजत जुलूस जो निकाला गया, और आपको बता दें कि भीड़ ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जब वो वहां पर पहुंची तो हालात देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गए। पथराव हुआ, तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत देखिए किस तरह से यहां पर आई। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई। एसपी सिटी अभय सिंह मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस फोर्स के साथ हालात को किसी तरह से काबू में करने की कोशिश की गई। कुछ घंटों के लिए सिचुएशन यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई, लेकिन उसके बाद सिचुएशन को काबू में कर लिया गया। लेकिन हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल जो भीड़ यहां पर पहुंची, आई लव मोहम्मद के बैनर्स, पोस्टर्स उनके हाथों में मौजूद थे। और ये मामला अभी हाल ही में सामने आया था। लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर में जिस तरह से अभी ये जुलूस निकला और आई लव मोहम्मद लेकर जो लोग यहाँ पर बैनर पोस्टर तले पहुंचे, उनके साथ पुलिस प्रशासन की बहस ही नहीं हुई बल्कि झड़प भी यहाँ पर देखने को मिली। और देखते ही देखते हालात जो है देखिए किस तरह से तनावपूर्ण यहाँ पर हो गए और एक हाथापाई वाली तस्वीर भी यहाँ से निकलकर सामने आई, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स की बड़ी तैनाती नजर आई और हालात को काबू में करने की देखिए कोशिश यहाँ पर किस तरह से की जा रही है। दरअसल ये उत्तराखंड की तस्वीर है और देवभूमि में उस वक्त बवाल मच गया जब ये भीड़ यहाँ पर पहुंची। और बड़ी बात ये नहीं थी कि भीड़ यहाँ पर पहुंची, बल्कि इनके हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर थे। याद ही होगा आपको, हाल ही में जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर सामने आए थे, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था और उसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्त में भी लिया गया था। पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की गई थी कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द या माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर देखिए किस तरह से कल देर रात यहाँ पर नजर आई। पुलिस वालों के साथ यहाँ पर मारपीट की गई। पुलिस वालों को यहाँ से खदेड़ने की पूरी कोशिश इस उग्र भीड़ के जरिए की गई। हालांकि पुलिस फोर्स यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंची और उसके बाद इन सभी को काबू में करने की जो जद्दोजहद है वो शुरू की गई। आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर ये भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई थी। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। गोविंद, हालात कैसे हैं, किस तरह से काबू में किया गया? इतनी बड़ी संख्या में ये भीड़ यहाँ पर पहुंचती है आई लव मोहम्मद बैनर लेकर। देखिए, ये जो इलाका है वो विशेष समुदाय के लोगों का इलाका है, वहाँ पर सारे यही लोग रहते हैं। तो उसके बाद जो है जब रात को ये सब घटना हुई तो उसके बाद पुलिस फोर्स लगाया गया, वहाँ पर किसी तरह से हालात को काबू किया गया। कुछ घंटों में जो है कुछ घंटे पुलिस को लगे हैं जिससे हालात काबू हो सके। उसके बाद अब स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांति है। ऐसा अभी कोई ऐसी घटना उसके बाद से सामने नहीं आई है। लेकिन एक कुल मिलाकर यूपी से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ उत्तराखंड का इलाका है, जो उधम सिंह नगर जिले का काशीपुर है, वहां पर ये घटना हुई है। तो ये काफी संवेदनशील मामला है। जी गोविंद, जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया? क्योंकि आई लव मोहम्मद का जो बैनर पहले सामने नजर आया था उसको लेकर भी पुलिस की पड़ताल यहां पर जारी थी। आखिर किस तरह से ये लोग किसी समुदाय से जुड़े नजर आते हैं? कोई बड़ी साजिश की बू भी नजर आती है? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ तो इस तरह की घटना रही होगी, क्योंकि अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसमें कई लोगों को पुलिस ने रात से दबिश देनी शुरू कर दी थी और कई लोगों को पकड़ने की कोशिश की है। कुछ लोगों को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में ले गया, उनसे पूछताछ जारी है। और पुलिस जो है इसमें लगातार काम कर रही है। उसके पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस तरह का ये साजिश, षड्यंत्र या जो भी था। तो हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा गोविंद, क्योंकि बेहद खास अहम खबर, किस तरह से देवभूमि में ये माहौल बिगड़ता है। उत्तराखंड के काशीपुर की ये तस्वीर इस वक्त मौके से आपके सामने है। न्यूज 18 इंडिया ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। देखिए किस तरह से वर्दीधारियों को इस वक्त खदेड़ कर भगाया जा रहा है जब यहाँ पर पहुंचने के लिए, जब पहुंची उस भीड़ को काबू में करने के लिए जो यहाँ पर आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर यहाँ पर एकजुट हुई थी। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया।
पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस ने यहाँ मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण में किया। लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। तो एसपी सिटी अभय सिंह को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने भारी पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर की और किसी तरह से इस उग्र हालात को काबू में यहां पर किया। लेकिन जो तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आई वो वाकई भीड़ का वो कहर दिखाती हुई नजर आई, जहां पर वर्दीधारियों पर देखिए किस तरह से हमला किया जा रहा था। वर्दीधारियों का कॉलर पकड़कर आगे की तरफ यहां पर भगाया जा रहा था, दौड़ाया जा रहा था। दरअसल ये वो पुलिस फोर्स है, ये वो पुलिसकर्मी है जो यहां पर इसी भीड़ को, जो यहां पर अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर पहुंची हुई थी, पोस्टर लेकर पहुंची हुई थी और यहां पर हो हल्ला हंगामा जारी था। जब पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची तो उन्हें ही यहां से भगाने की कोशिश देखिए किस तरह से की गई। पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त मौके पर मौजूद है। हालात तनावपूर्ण है लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल है। और आइए सियासत से जुड़ी हुई ये अहम खबर भी आप तक पहुंचा दे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दरअसल सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 30 सितंबर के बाद बिहार दौरे पर आ सकते हैं। ब्रेकिंग फर्स्ट, उनके साथ सभी चुनाव आयुक्त पटना यहां पर पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। 30 सितंबर को बिहार एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरी मतदाता सूची देखिए यहां पर जारी की जाएगी और इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पटना दौरा यहां पर तय माना जा रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि बिहार पहुंचते ही चुनाव आयोग जो है वो चुनाव विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच यहां पर किया जा सकता है। यानी कि 2 अक्टूबर का पहला हफ्ता बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि उस तारीख का इंतजार न सिर्फ बिहार की सियासी पार्टियां बल्कि पूरा जो बिहार है, बिहार की जनता यहां पर कर रही है। तो देखिए बिहार में इस वक्त कोई भी मुद्दा छोटा नहीं है। हर मुद्दा अपने आप में सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने रख रहा है। लेकिन इस बीच चुनावी बिगुल बिहार में अब पूरी तरह से बजने वाला है। 30 सितंबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी ने अपनी कमर इस वक्त कसी हुई है। हर मुद्दों पर वार पलटवार खूब नजर आ रहा है। लेकिन अब ये वो चुनावी बिगुल है जिसका इंतजार किया जा रहा था। कोई तय तारीख सामने आ रही है? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में चुनावों का ऐलान हो सकता है। और जो चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 चरणों में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की तैयारी है, जिसमें एक चरण होगा साउथ बिहार, फिर नॉर्थ बिहार और साथ ही जो पहला चरण है वो नक्सल प्रभावित इलाका जो माना जाता है, जिसमें गया, जमुई, नवादा ऐसे जो जिले हैं, इन जिलों में सबसे पहले चुनाव होगा। तो जो चुनाव आयोग की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 सितंबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी बिहार आ सकते हैं और उसके बाद पहले यहाँ के चुनाव आयोग के साथ उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद बिहार के तमाम जिलाधिकारियों के साथ, एसडीएम के साथ बैठक होगी, जिसमें एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद फिर चुनाव आयोग जो है जब इन लोगों के साथ मीटिंग कर लेगी उसके बाद आगे तारीखों का ऐलान कर सकता है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छठ जो है पर्व, जो बिहार के लिए महापर्व माना जाता है, दीपावली पर्व है, इसका भी इस चुनाव में ख्याल रखा गया है। तो जो तारीखों का ऐलान होना है, इन दीपावली और छठ को देखते हुए चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। तो चुनाव आयोग अपने तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है और जब ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो पहुंचेंगे बिहार और जब अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे उसके बाद कभी भी 2 से 10 तारीख के बीच में चुनाव का ऐलान हो सकता है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 चरणों में बिहार में चुनाव कराने की तैयारी है। और ये तैयारी मतलब माना जाएगी क्योंकि अब दिवाली में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और उससे पहले जो है ये चुनाव संपन्न यहाँ पर हो जाए,
यानी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, आखिर किसकी दिवाली यहां पर सियासी आंकड़ों के लिहाज से भारी नजर आएगी। अब नजर इस पर जरूर टिकी रहेगी, क्योंकि बिहार में अब ये चुनावी बिगुल जो है बस वो तारीखों के ऐलान के सामने आते ही और अपने बड़े शुभारंभ की तरफ आगाज करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल हम आपको वो विधानसभा के आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि आखिर पिछली बार का समीकरण किस तरह से किसके हिस्से में आया था, जनता ने आखिर किसे अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर यहां चुना था। लेकिन इस बार इन 5 सालों में सियासी समीकरण देखिए बिहार की सियासत के लहजे से बहुत बदले हैं। और देखिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है सियासी तौर पर, अभी बिहार की सियासत को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और एक खास पैनल भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर करवा देते हैं, लेकिन सबसे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत जल्द आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, बिहार की ये सियासत जो इस वक्त नजर आ रही है जिसमें ये चुनावी बिगुल अब बजेगा, कहा जा सकता है यही असल बिगुल होगा जिसका इंतजार तारीखों के जरिए किया जा रहा है? निश्चित तौर पर सबीना, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का ये उत्सव है। बिहार 2020 के बाद 5 साल की पूरी सरकार, ठीक है थोड़ा दाएं बाएं हुआ, नीतीश जी इधर उधर तो रहते ही हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इधर उधर कहीं जाएंगे नहीं, और दोनों गठजोड़ बहुत मजबूत गठजोड़ हैं। अब कौन इसमें, जिसको कहते हैं ना कि जो स्विंग वोटर्स हैं या जो मतदाता अभी अनिर्णय की स्थिति में, उसको कौन अपने साथ ले जा पाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक बात जरूर है जो महागठबंधन के लिए चिंता की है, वो है लालू जी के परिवार के भीतर की जो मुश्किलें हैं। दूसरी बात जो महागठबंधन के लिए मुश्किल वाली है वो ये है कि राहुल गांधी लाख तेजस्वी की कोशिशों के बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, उम्मीदवार, जो भी आप कह लीजिए, वो नहीं कहते हैं। और अलग से अब यात्रा पर निकले तो भले ही वो कह रहे हैं कि हम तो उन जगहों पर जा रहे हैं जो रह गया था, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी वाली यात्रा थी उसके बाद उनको लगा कि हमारी अपनी छवि के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी हैं, उनके साथ सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन फिर मुश्किल आती है कि क्या नीतीश कुमार अब उतने प्रभावी रह गए हैं, क्या उस तरह से उतने वोट जोड़ पाएंगे? तो दोनों तरफ के अपने प्लस माइनस हैं। अब जाहिर है चुनाव जैसे जैसे चलेगा उसमें महत्वपूर्ण तरीके से चलेंगे, लेकिन हाँ, सबके ऊपर मुझे लगता है कि जो गाली गलौज की संस्कृति है, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, उसके बाद उस पर एआई जनरेटेड वीडियो बनाना, वो कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, पर भी यहाँ पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनका असर जाहिर सी बात है जब वोटिंग होती है, मतदाता मतदान केंद्र तक जाता है तो उसके जहन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा से कौनते हैं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी से हैं, प्रियंका जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप कांग्रेस से हैं, और चंद्रमोहन बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हर अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, क्या लगता है बिहार की सियासत में चुनावी बिगुल इसी तारीखों के साथ यहां पर सामने आ जाएगा, तैयारी पूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पार्टनर्स पूरे तौर से तैयार है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर टीवी चैनल पे हम सुनते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है, मतलब हम इलेक्शन के लिए हर वक्त पूरे दमखम से तैयार रहते हैं। और इसको मैं अगर पुख्ते तौर से बोलूं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो हम पूरे तौर से तैयार है। जिस तरह से हमने तैयारी की है, ज़मीन तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है और जन जन से हमने जो है राब्ता कायम किया, और पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो नतीजा आएगा, ये जो उम्मीदों पे तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी जो उम्मीद बना के बैठे हो, उस पर पूरा पानी हो जाएगा, उनकी उम्मीदों पे पानी गिर जाएगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पार्टनर बिल्कुल विपक्ष कह रहा है कि जो यात्राएं निकाली गई हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की रही हो, चाहे वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व की रही हो, पूरी तरह से सफल है और उसके नतीजे परिणामों के जरिए सामने आएंगे। इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। प्रियंका जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका जी, सत्ता पक्ष कह रही है कि जो यात्राएं निकाली गई है उसका दूर दूर तक असर नहीं होगा और जो तारीख यहां पर सामने आएगी उसके लिए पूरी तरह से उनका जो गठबंधन है वो तैयार है। देखिए, बिल्कुल ये तो जनता बताएगी, ये हम और आप बताने वाले तो कोई नहीं होते हैं। पर ये जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बिहार में खोला जा रहा है, पोल पट्टी खुल रही है, वो तो देश की जनता के सामने है। सम्राट चौधरी जी का चाहे वो नाम हो, चाहे डिग्री हो, चाहे उनका जो है
जिस 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 जो कहते हैं एज का सर्टिफिकेट है, वो सब तब पूरी तरीके से सवालों के घेरे में और जनता के सामने है। आपको, लेकिन आपके खेमे में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो सीटों को लेकर मनभेद सामने आ रहा है, उसे लेकर क्या कुछ तस्वीर आएगी सामने अभी? लेके मनभेद और मतभेद जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो दोनों पार्टियों में होता है, एनडीए में भी होगा। अशोक चौधरी को ले लीजिए, दिलीप जायसवाल को ले लीजिए, मंगल पांडे को ले लीजिए, ये सारे भ्रष्टाचारी सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में गांवों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों को भगाया जा रहा है, उसकी वीडियोस भी पूरी तरीके से देश की जनता के सामने। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आत्मचिंतन और आत्ममंथन की जरूरत है, ये तो तैयार है, पर क्या बिहार की जनता तैयार? हालांकि प्रियंका जी, जो मेरा पलायन के सवाल है मुद्दे से उसका जवाब ये नहीं है, उसका जवाब ये नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ है। थोड़ा वक्त ले लीजिए, चंद्रमोहन भी हमारे साथ में मौजूद है। चंद्रमोहन, आपके जरिए जल्द अपडेट, कौन सी वो तारीखें यहाँ पर कितने वक्त में सामने आ जाती है? हालांकि इससे पहले आपने बताया 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर, ये वो वक्त है जब पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और चुनाव आयोग की टीम जब बिहार पहुंचेगी, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 सितंबर के बाद, और उसके बाद जो मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद चुनाव आयोग कभी भी 2 से 10 तारीख के बीच में तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन जो अभी बातें सामने आई है उसके मुताबिक सबसे पहले चुनाव आयोग की टीम जब पहुंचेगी उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। कमिश्नर होंगे, जिले के डीएम होंगे, एसपी होंगे, डीआईजी होंगे, आईजी होंगे, पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारी होंगे, और साथ ही चुनाव आयोग की टीम जब बैठेगी उनके साथ मीटिंग की जाएगी। और उसके बाद फिर ये भी तय हो जाएगा कि क्या 2 चरणों में बिहार में चुनाव कराना ठीक होगा, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार बांटकर, या फिर 3 चरणों में चुनाव कराया जाए, जिसमें सबसे पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव कराया जाए और साथ ही उसके बाद नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार 2 भागों में बांटकर फिर चुनाव करा लिया जाए। ये चुनाव आयोग की अपनी तैयारी है। लेकिन अभी अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो दोनों तरफ, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, जी अभी बना हुआ है। और सीटों के बंटवारे को लेकर अगर एनडीए की बात करें तो एक तरफ जीतन राम मांझी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 20 सीटों से कम समझौता के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान अपनी बातों को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि 30 सीट से 40 सीट से कम अगर मिली तो हमारे लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं साल 2020 से अब ये साल 2025, और इन 5 सालों में बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदला है, और इसी बदलाव के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो रणनीति है उसे भी हमने बदलते हुए देखा है। बहरहाल यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जाने माने अर्थशास्त्री हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं, जिनसे